ग्रेटर नोएडा में रह रही पाकिस्तान की सीमा हैदर को लेकर एक वायरल वीडियो में और चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। ऑडियो ये सामने आया है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर फिर सुर्खियों में है। इस बार उसके चर्चा में होने की वजह एक ऑडियो है जिसमें एक व्यक्ति जो कि खुद को सीमा का करीबी बता रहा है, वो सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर के वकील से बातचीत में ये दावा कर रहा है कि सीमा एक पाकिस्तानी आर्मी कैंप में चाचा से मिलने जाती थी। यही नहीं, उस युवक ने यह भी दावा किया कि सीमा को न तो पबजी खेलने आता है और वो सचिन से पबजी के जरिए नहीं मिली है। अब सीमा ने पूरे मामले में सफाई पेश की है। वीडियो फेक ऑडियो को इग्नोर कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आखिरी सांस भारत देश में होगी और भारत देश के लिए होगी। सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने ऑडियो के जरिए ये दावा किया है कि सीमा हैदर की गतिविधि संदिग्ध है। सीमा के वकील ने वायरल ऑडियो की जांच की मांग की है। दूध का दूध, पानी का पानी जरूरी है। ये देश की राष्ट्रीयता के सवाल की, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। पाकिस्तान में महंगाई की मार झेल रही जनता के जख्मों को कुरेदने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट बता रही है कि आखिर पाकिस्तान में जनता महंगाई की मार किसकी वजह से झेल रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान के वो नामी चेहरे जो वहाँ की आवाम को उनकी गरीबी दूर करने का वादा कर सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन सत्ता की कुर्सी मिलने के बाद ये सब लोग आवाम की गरीबी दूर करने की बजाय उसे और बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के इन नामी चेहरों के पास दुबई में हजारों संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों की कीमत 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब इन संपत्तियों का मालिक कौन कौन है ये भी जान लीजिए। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बच्चे बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी, आसिफ भुट्टो जरदारी शामिल हैं। सिंध के सूचना मंत्री शेरजिल मेमन, MNA इख्तियार बेग, PMLN अध्यक्ष नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा के बेटे साद सिद्दीकी बाजवा, सेनेटर फैसल वावदा, सरदार सनाउल्लाह जहरी, अख्तर मैंगल और PMLN MNA एहसानुल हक बाजवा। एक तरफ पाकिस्तान के कई इलाकों समेत पीओके में महंगाई और भूखमरी को लेकर जनता विद्रोह के मूड में है, लेकिन महंगाई को नजरअंदाज कर रहे ये लोग दुबई में अपनी जेब भर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं नजर। ईडी से समन मिलने के बाद झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम ईडी के सामने पेश हुए। आलमगीर ने कहा, मैं कानून का पालन करता हूं। झारखंड कैश कांड में ईडी का एक्शन तेज हो गया है। मंगलवार को रांची के ईडी ऑफिस में मंत्री आलमगीर आलम से करीब 10 घंटे की पूछताछ हुई। करीब 37 करोड़ रुपए की नकदी की बरामदी के मामले में पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक आलमगीर आलम और उनके निजी सचिव संजीव लाल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। ईडी दफ्तर से बाहर निकलते वक्त आलमगीर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ईडी की टीम ने जो सवाल किया उसका उन्होंने जवाब दिया है। वो कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, हमको जितना एक दिन मिला है, जितना हो सका हम लेकर आए। हम कानून मानने वाले हैं, इसीलिए हम। इसके साथ ही आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से भी ईडी ने पूछताछ की। ईडी ने 6 मई को आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के ठिकानों पर छापेमारी की थी। 3 दिन की छापेमारी के बाद संजीव लाल के करीबी जहांगीर के घर से 35 करोड़ नकद पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि ये पैसा टेंडर में कमीशन से कमाया हुआ है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हालात अभी भी ठीक नहीं हैं। बिल्कुल, डर के कारण यहां महिलाएं रात में पहरेदारी कर रही हैं। संदेशखाली में शाहजहां शेख का खौफ अब भी जारी है। उसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। बेड़ मजूर इलाके में महिलाएं खुद को सुरक्षित रखने के लिए रात में पहरा दे रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसीलिए खुद की सुरक्षा के लिए पहरेदारी कर रही हैं। शाहजहां शेख भले ही जेल में हो, लेकिन संदेशखाली में लोग अभी भी दहशत में हैं। आरोप है कि शाहजहां शेख के गुर्गे यहाँ लोगों को धमकी देते हैं। लोगों पर अभी भी अत्याचार हो रहा है। वो तो अभी अरेस्ट हो गया, लेकिन उसका जो मेजर भाई है सिराजुद्दीन, वो क्या कर रहा है, वो छुप छुप के रह के उसका जो संगपांग है टीएमसी का और जो संगपांग, उसको देखे हर कोई काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है जो उसके लिए इतना मेरा माँ बहन इसको ये क्या कर रहे हैं, हमारा को सुरक्षा देने के लिए रात भर जाग रहा है। इस बीच संदेशखाली केस में वायरल वीडियो का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक महिला ने याचिका लगाकर मौजूदा हालात को लेकर SIT जांच की मांग की है। वीडियो में महिलाओं ने यौन उत्पीड़न और हिंसा मामले में अपनी आपबीती बताई है।
तो देखिए, पीओके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर कोलकाता में एक बड़ा बयान दिया। जयशंकर ने कहा, पीओके हमेशा भारत का रहा है और हमेशा भारत का ही रहेगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में इन दिनों हालात बेहद खराब हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ वहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच पीओके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक बयान दिया है। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि पीओके भारत का रहा है और हमेशा भारत का रहेगा। It has been India, it is always India. Things are, there is a certain ferment happening in POK. The analysis of it is very complex, but definitely I have no doubt in my own mind that someone living in POK is comparing their situation with someone actually living in Jammu and Kashmir. वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने पीओके के हालात पर चिंता जताई। आजाद ने कहा कि मुझे पीओके के लोगों पर तरस आता है, उन्हें भारत जैसा शासन नहीं। लोकसभा के 5वें चरण के लिए चुनाव में यूपी की रायबरेली और अमेठी सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इंडिया गठबंधन के प्रचार की कमान आज खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे। सुबह 10:30 बजे लखनऊ में इंडिया गठबंधन के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें खड़गे के साथ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खड़गे रायबरेली जाएंगे, जहां वो हरचंदपुर में दोपहर 1:30 बजे चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जबकि दोपहर 3:15 बजे वो अमेठी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। पीएम मोदी दोपहर 3:15 बजे डिंडोरी में रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो कल्याण में 5:15 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि रात 8 बजे प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट मुंबई में रोड शो करेंगे। ये रोड शो घाटकोपर इलाके में करीब 2.5 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि LBS मार्ग से शुरू होगा और गांधी मार्केट पर जाकर खत्म होगा। और देखिए, भले ही अभी लोकसभा के 3 चरण के चुनाव बाकी हैं, लेकिन बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल करने का दावा कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने जहां 600 वाला तंज कसा है, वहीं आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव के आखिरी 3 चरण के लिए जारी प्रचार युद्ध के बीच बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल करने का दावा किया है। अमित शाह का कहना है कि पूर्ण बहुमत मिल चुका है और अब लड़ाई 400 पार की है। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके। बीजेपी के दावों पर कांग्रेस ने 600 पार से तंज किया है। और बीजेपी सपना देख रही है, कभी बोलती है 500, कभी 400, कभी करीबन 600 नहीं बोलती। अखिलेश यादव का दावा है कि बीजेपी का ग्राफ लुढ़क रहा है। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक गई। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती। मोदी सरकार नहीं बन रही। वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने जो एफिडेविट दाखिल किया है, उसके मुताबिक उनके पास ना तो अपना घर है, ना ही कोई कार है। बिल्कुल, ना कोई जमीन है। आपको बता देते हैं कि आखिर पीएम कितनी संपत्ति के मालिक हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन में दूसरी जानकारियों के साथ पीएम ने अपनी संपत्ति का भी पूरा ब्यौरा दिया। बीते 5 सालों में पीएम की संपत्ति 87 लाख रुपए बढ़ गई है। अब उनके पास कुल 3 करोड़ 2 लाख रुपए की करीब संपत्ति है। पीएम मोदी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 करोड़ 89 लाख 45 हजार 598 रुपए का फिक्स डिपॉजिट है, जबकि पोस्ट ऑफिस में 9 लाख 12 हजार 398 रुपए की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। पीएम मोदी के पास 4 अंगूठियां हैं, जो उनके पास 2014 से है। इन अंगूठियों का वजन 45 ग्राम है और इनकी इस वक्त कीमत 2,67,000 रुपए है। इसके अलावा 52,920 रुपए कैश और 2 बैंक अकाउंट्स में कुल 80,304 रुपए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में पीएम मोदी ने 3,33,179 रुपए का इनकम टैक्स भरा था। पीएम मोदी ने हलफनामे में बताया है कि उनके पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है। उनके पास ना तो कोई कार है, ना घर है और ना ही जमीन है। एफिडेविट के मुताबिक 2019 में उनके पास 1 करोड़ 10 लाख की एक प्रॉपर्टी थी, लेकिन उस संपत्ति को उन्होंने दान कर दिया था।
तो वहीं देखिए, देश में हिंदू मुसलमान को लेकर सियासी बहस बढ़ गई है। पीएम मोदी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया तो असम के सीएम हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आ गए। लोकसभा चुनावों में हिंदू मुसलमान को लेकर बहस हर दिन नए स्तर पर पहुंच रही है। AIMIM के अध्यक्ष ने अब पीएम मोदी के एक दावे को लेकर पलटवार किया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा और कहा कि मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे वाला कहा था। अब वो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। ओवैसी ने अपने पोस्ट में पीएम मोदी के बयान को झूठी सफाई कहते हुए लिखा कि मोदी का सियासी सफर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी सियासत पर बना है। साथ ही ओवैसी ने अपने पोस्ट में मतदाताओं को भी कटघरे में खड़ा किया। उधर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने हिंदू मुसलमान की बहस में हिंदू राष्ट्र वाला मुद्दा छेड़ दिया है। हमारा फाउंडिंग फादर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन का सभा में बैठता था, वो समय उनका ऊपर कितना प्रेशर होगा कि आप भी भारत को हिंदू राष्ट्र बोल लीजिए। अगर जिन्ना देश को अपना पार्ट को मुस्लिम बोल सकता है तो हमारा देश को आप क्यों हिंदू नहीं बोल सकता है। जी न्यूज़।